वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने सूफी शब्द का सामान्य अर्थ, पृष्ठभूमि और सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत जिस प्रकार की जो शैली है, जो विषय वस्तु है, उस संदर्भ में सामान्य बातचीत की है। आज हम भारत में सूफी धर्म, पृष्ठभूमि, उद्भव, विकास और सूफी काव्य परंपरा की प्रवृत्तियों, विशेषताओं के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत में सूफी परंपरा का जो उद्भव देखा पड़ा गया है, मोटे तौर पे यह जो समय है वो 9वीं 10वीं शताब्दी माना जाता है। लेकिन इसका जो विस्तृत प्रचार और प्रसार है जो 12वीं शताब्दी माना जाता है। हिंदी सूफी साहित्य का जो प्रारंभ है, हिंदी में सूफी साहित्य का आगमन प्रारंभ 14वीं शती से माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि भारत में सूफी संप्रदाय के कितने संप्रदाय हैं और प्रमुख कौन से हैं। यह प्रश्न प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में सूफी धर्म संप्रदाय के ये कितने संप्रदाय हैं और प्रमुख रूप से कौन कौन से संप्रदाय माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 14 संप्रदाय है और कादरी संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय और शतारी संप्रदाय, ये भारत में प्रमुख रूप से माने जाते हैं। सूफी काव्य परंपरा, प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। जैसा कि इससे पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा है कि सूफी जो शब्द है अपने आप में पवित्रता और प्रेम का सूचक है। आप देखेंगे कि सूफी काव्य परंपरा से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उसमें प्रेम तत्व को महत्व दिया गया है। इससे पूर्व जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत यह परंपरा आती है और ज्ञानाश्री परंपरा में ज्ञान को महत्व दिया गया था, जिसके प्रमुख प्रतिनिधि कवि कबीर माने जाते हैं। और प्रेमाश्रयी काव्य परंपरा में प्रेम तत्व को महत्व दिया गया, जिसे सूफी काव्य परंपरा भी कहते हैं। और इस परंपरा के जो प्रमुख प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो जायस प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए उनके नाम के पीछे ये जो उपनाम है वो जायस शब्द पड़ गया। और पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो इनकी जो आप रचनाएं देखेंगे, प्रेम तत्व को महत्व दिया गया है। ये तमाम जो रचनाएं हैं वो प्रेमाख्यान रचनाएं हैं, इसमें प्रेम की गाथाओं का वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर के बात यह है, लौकिक प्रेम की जगह अलौकिक प्रेम व्यंजना दृष्टिगोचर होती है। और इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मसनवी शैली का इसमें निरूपण हुआ है। मसनवी शैली के बारे में हमने इससे पूर्व के वीडियो में जैसा हमने ये पढ़ा है, मसनवी शैली में जो काव्य रचना की जाती है तो जो उसका जो प्रारंभ है, जो प्रथम चरण है, उसमें परमात्मा का स्मरण होता है जिसे हमद कहते हैं। तत्पश्चात हजरत की स्तुति होती है जिसे नात कहते हैं। और उसके पश्चात हजरत मोहम्मद के 4 मित्रों की प्रशंसा की जाती है जिसे मकबत कहते हैं। और उसके पश्चात शासक की प्रशंसा की जाती है जिसे मदह कहते हैं। और शासक की प्रशंसा के बाद गुरु महिमा का वर्णन किया जाता है, गुरु की महिमा का गान किया जाता है, जिसमें धर्म की बात की जाती है, आस्था निरूपण इत्यादि। ये जो तत्व है वो मसनवी शैली के प्रमुख भाग है।
तो हम बात कर रहे थे इस काव्य परंपरा में मसनवी शैली का निरूपण किया गया है और कथानक रूढ़ियों, प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है ये और कथानक रूढ़ियों का इसमें प्रयोग होता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इस काव्य परंपरा की है कि इसमें लोक संस्कृति का निरूपण हुआ है। चूंकि लिखने वाले जो प्राय कवि थे वो जाति से मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने प्रेम तत्व को महत्व दिया। उनके काव्य में कट्टरता और धर्म की जो एक कट्टरता होती है, वो कट्टरता इनके काव्य में दिखाई नहीं देती। सौहार्द की भावना है, प्रेम स्नेह की भावना है और हिंदुओं और मुसलमानों का जो भाईचारा है, जो प्रेम स्नेह है, जो सौहार्द की भावना है, वो लोक संस्कृति के रूप में निरूपित होती है। ये इस काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। जन सामान्य का चित्रण हुआ है, लोक सामान्य का इनके कविताओं में, काव्य में चित्रण हुआ है। लोक जीवन का जीता जागता और जीवंत दस्तावेज इन काव्य परंपराओं में देखा जा सकता है। और चूंकि यह काव्य परंपरा जिसमें प्रेम को महत्व दिया गया है, जहां प्रेम को महत्व दिया जाएगा तो श्रृंगार रस वहां प्रधान होगा। अपने कथानक में श्रृंगार रस को उन्होंने महत्व दिया है और 12 मासा का चित्रण किया गया है। जब संयोग की बात की जाएगी, संयोग नहीं, श्रृंगार की जहां बात की जाती है तो संयोग की बात की जाती है और संयोग वियोग श्रृंगार के दो पक्ष है। तो संयोग 12 मासा चित्रण और वियोग वर्णन ये इस काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती है। भाषा अवधि है और अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। स्वच्छंद प्रेम का निरूपण है, स्वतंत्र प्रेम है, प्रेम जिसमें स्वच्छंदता है, स्वतंत्र प्रेम है और विरह का, नायिका के विरह का वर्णन किया गया। जैसे कि नागमती वियोग खंड है, तो उसे जब हम पढ़ते हैं तो कथानक रूढ़ियों के साथ इस तरीके से उपमान प्रस्तुत किए गए हैं कि वो सारी चीज़ें, वो सारा दृष्टांत है तो जीवंत हो जाता है। तो ये तमाम जो विशेषताएं हैं वो सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आती है। और यह प्रश्न प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि सूफी काव्य परंपरा की विशेषताओं को उल्लेखित कीजिए, तो आपको इन विशेषताओं को लिखना है और इन्हें जो पढ़ना है, याद करना है। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।